गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही होगी। मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर शिक्षा को ही हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखना है सभी को। और जितने भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बड़े सारे फायदे मिलेंगे आपको पीडीएफ के रूप में और तमाम सारी चीज़ों के रूप में, ठीक है। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले प्लेटफॉर्म पर जब मैं था तो मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं यूथ पब्लिकेशन की बुक का सोल्यूशन मैं आपको पूरा कराने वाला हूं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल ये काम जो है वो मैं अपने प्लेटफॉर्म से करूंगा। तो सबसे पहले तो अभी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और यहां पर जो मैं आज से यूथ की बुक का पूरा सोल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूं, तो उसमें मैं आपको पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा कि ये सोल्यूशन मैं कैसे कराऊंगा, क्या होगा। इसका थोड़ा सा सिनेरियो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं रेलवे में कुछ एग्जाम्स की, तो कुछ एग्जाम्स का मतलब मैं यहां पर सिर्फ ग्रुप डी को और एनटीपीसी की मैं बात करने जा रहा हूं अभी। तो अगर मैं एक बात करता हूं कि नंबर सिस्टम एक चैप्टर की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो सिर्फ ग्रुप डी और एनटीपीसी में लगभग इसके 108 क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए। मैं कैसे पढ़ाऊंगा इसका मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं कि रेलवे के सभी एग्जाम्स को मिला लिया जाए, तो रेलवे के सभी एग्जाम्स को मिला लेंगे अगर आप, तो ये देखेंगे कि रेलवे के सभी एग्जाम में जो चैप्टर है ना, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसका वेटेज काफी है। यानी कि इसमें लगभग 200 से ज्यादा क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में मिलाकर पूछे गए हैं। तो मतलब एक ये ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज आपके परीक्षा के अनुसार काफी ज्यादा है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। मैं उन चैप्टर्स को सबसे पहले कराऊंगा जिनका वेटेज रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। और उसका एक चैप्टर जो हिस्सा है ना, वो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति भी। तो शुरुआत मैं आज से कर रहा हूं संख्या पद्धति से। इसमें आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन जो होंगे, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी मैं कराने वाला हूं। तो रेडी हैं आप सभी लोग? तो एक बार तैयार हो जाइए, फटाक से कॉपी पेन उठा लीजिए, चीजों को रिकॉल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और, आज की क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्यों मिल रही है? इसका कारण था कि शाम की 6 बजे वाली क्लास जैसे ही मैंने स्टार्ट करने का शुरुआत करी, उससे 5 मिनट पहले इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी थी वो डाउन हो गई। तो अब क्या ही कर सकते हैं, टेक्निकल इशू था, उसके लिए किसी के हाथ पैर, कुछ समझ रहे हैं ना आप। खैर कोई बात नहीं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और ये रहा अपनी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को सभी को दिखाई दे रहा होगा। बहुत प्यारे से पढ़ते हैं और करते हैं, ठीक है। शायद सभी लोग तैयार हैं मेरे साथ? तो एक बार बोलिए सभी लोग नए क्लास में के लिए सरस्वती मैया की जय, गणपति महाराज की जय। चलिए शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। यदि संख्या x4461 अगर 11 से डिविजिबल है, किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है, तो कह रहा है यहां पर x की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इस सवाल में अगर x का मान निकालना है तो हमें एक चीज का जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बताइए क्या? सभी लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा कि क्या जरूरत है। भैया इसमें जरूरत होगी मेरे दोस्त ये पता लगने की कि 11 से विभाजकता का नियम क्या है। तो जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस संख्या यहां पे लिख लेता हूं x4461 और मैं देखूं कि ये संख्या जो है 11 से विभाजित है, तो 11 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अपने दाहिने हाथ से, ध्यान से सुनिएगा, अपने राइट हैंड से दो नंबर का डिफरेंस लेते हुए लिखिए। यानी 1 और 6 का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा? 1 में से 6 घटाएंगे तो -5, राइट। फिर 4 और 4 का डिफरेंस ले लीजिए, तो सर ये डिफरेंस 0 आ जाएगा। अब सर x का डिफरेंस किससे लें? भाई x के लिए तो जोड़ा होना चाहिए, तब तो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा। तो बोले सर अगर डिफरेंस नहीं मिल रहा तो यहां 0 भी तो लिख सकते हैं। अगर 0 लिख भी लेंगे तो भी संख्या पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 0 इस तरफ लिख दिया जाता ना यहां पर, तो ये संख्या पे प्रभाव डाला जाता है। इसीलिए डिफरेंस हमेशा आप अपने राइट हैंड यानी दाहिने हाथ से लेंगे। तो x और 0 का डिफरेंस ले लिया गया तो x हो गया, सिंपल सी बात है। अब ये जो डिफरेंसेस आए हैं इन सभी को ऐड कर दीजिए और ये किसके बराबर होंगे? ये 0 या फिर 11 के बराबर होते हैं। 11 से विभाजकता का नियम यही कहता है, ठीक है। तो अगर ये 0 के बराबर होगा तो यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x का मान जो -5 इधर था ये इस तरफ जाएगा तो +5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपसे पूछा गया था कि x का मान क्या होगा, तो आपने बड़ी आसानी से बताया कि सर x का मान जो होगा वो 5 आ जाएगा।
तो आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ करेक्ट हो जाएगा सर? ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, कमेंट करिएगा सभी लोग। और आप देख पा रहे हैं ये ग्रुप डी में 17 सितंबर 2018 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी के साथ अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया, आपसे पूछा गया है, ये भी देखिए बेहतरीन सा क्वेश्चन है, विभाजकता पर आधारित ये दूसरा प्रश्न आपके सामने है और उम्मीद करेंगे कि इसमें भी आपको इसकी विभाजकता का नियम पता होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से विभाजित होगी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 से विभाजित होगा। अच्छा, सभी लोगों को बताना होगा, कमेंट करना होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे कि 9 से जो डिविजिबिलिटी होती है ना, 9 से डिविजिबिलिटी, उसका रूल क्या होता है, कितने बच्चों को पता है और कितने लोगों को ध्यान है। पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा आपको चैप्टर से, ठीक है। 9 से डिविजिबिलिटी क्या होती है सर? संख्या जो दी होती है, अगर उसके अंकों को हम जोड़ें तो वो अंक 9 या 9 के गुणज में कुछ होगा तो ही संख्या क्या होगी? 9 से डिविजिबल होगी। या तो वो 9 से डिवाइड होता हो या 9 के मल्टीपल। तो जरा देखते हैं। तो भाई पहला ऑप्शन 6, 5, 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। भैया ये 9 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। 9, 8, 17, 4, 21, 4, 25, 5, 30, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 9, 4, 13, 13 और 6, 19, 19 और 5, 24, 3, 27, ये हो जाता है। 27 9 से डिवाइड होता है, इसको भी चेक कर लो भाई। लेकिन आंसर यही हो जाएगा क्योंकि 4 में से एक ही ऑप्शन सही होना है, ये तो बात कंफर्म है। तो चाहो तो आप अगले को चेक करो, चाहो ना चेक करो। 8, 5, 13, 13 और 10 23, 23 और 6 29, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। तो सही जवाब इस सवाल का क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए ठीक है, समझ में आई बात? मजा आ रही है? इसी तरीके से पूरी किताब समाप्त करेंगे हम लोग। और जितने भी बच्चे नए हैं, जितने भी नए विद्यार्थी हैं, देखिए यहाँ पर मैंने निवेदन के रूप में सबसे लिखा है, जितने भी नए विद्यार्थी हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगले प्रश्न की ओर रुझान करते हैं और ये रहा अपना अगला प्रश्न। 4 से विभाजित हो जाने वाली संख्या क्या होती है? तो भाई समय ज्यादा ऐसे प्रश्नों को देना तो होगा नहीं, ना यहां पर ना पेपर में। 4 से डिविजिबिलिटी ये कहती है कि आखिरी के 2 अंक यानी इकाई का अंक यूनिट डिजिट और दहाई का अंक यानी कि टेंस प्लेस, अगर ये दोनों एक साथ कंबाइंड फॉर्म में एक साथ 4 से डिवाइड हो जाए तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी हमें सिर्फ इकाई और दहाई के अंकों को देखना है कि वो 4 से विभाजित होते हैं या नहीं। तो हमें ये दिखा कि ऑप्शन अगर बी देखें तो इसमें इकाई और दहाई को मिलाकर 66 हो रहा है, जो कि 4 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जी खत्म हो गया ऑप्शन। ये 54 हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। भैया ये 90 था, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। सर आपने पहला क्यों नहीं चेक किया? पहले चेक कर लेते तो इनको हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप ही तो कहते हो कि सर 4 में से एक ही ऑप्शन सही होता है। तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर पहला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और या फिर इन्हीं दोनों की जगह अगर 0 0 होता ना तो भी नंबर 4 से विभाजित होगा। इस बात को आप भूलिएगा नहीं, इस बात को कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर इकाई और दाही में 0 0 होता है तो भी संख्याएं 4 से विभाजित तो होंगी। बोलो ठीक है। अगले सवाल की ओर रुझान, और ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए, एक नंबर का क्लासी सवाल आ चुका है, प्यार से पढ़िएगा, मोहब्बत से आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्या कहता है सवाल? सवाल को पढ़ते हैं। बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा सवाल है। कह रहा है निम्न में से, किसमें? निम्न में से। निम्न का मतलब जो नीचे दिया हुआ है, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? सबसे पहले तो हमें इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक रखना है अपने ध्यान में कि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ये ऑप्शंस में, जो कि 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को डिवाइड करने पर शेषफल 20 देती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता अगर कि वो संख्या क्या है, तो भाई हमने कहा कि मान लीजिए वो संख्या x है। नहीं पता था, नहीं माना, x मान लिया। अब अगर मैं आपको कुछ दिखाता हूं, समझाता हूं, तो देखना ध्यान से। अगर मैं x से 105 को विभाजित करूं मेरे दोस्त, मान लीजिए कुछ बार विभाजित हुआ और यहां पर रिमाइंडर जो बचा वो 9 शेषफल बचा, ठीक। तो मेरे भाई अगर मैं 105 में से ये 9 घटा दूं, घटाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा 96। तो ये जो 96 आएगा ना, ये x से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, x से पूरा पूरा डिवाइड होगा। बोलिए हाँ या ना? जो शेष आता है अगर उसको हम भाज्य से घटा दें तो भाजक से भाज्य पूरा पूरा डिवाइड होता है, राइट? बोले हाँ ठीक है सर। तो इसका मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो हमें एक चीज प्राप्त हुई 96,
है ना, क्या प्राप्त हुआ 96। अब इसी तरीके अगर हम दूसरे बात पर देखते हैं, कह रहा था यही संख्या अगर 164 को डिवाइड करती है तो रिमाइंडर क्या बचता है 20। तो इसका मतलब 164 में से अगर हम 20 घटा दें तो 144 बचेगा, तो यहां से हमें 144 प्राप्त हुआ। अच्छा, अब भाई बात यह है ना कि 96 और 144 दो चीजें प्राप्त हो गई। अब हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है, वो ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है जिससे कि ये दोनों एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, और वो ऑप्शन में ही होगा, कहीं होगा। तो या तो आप इन दोनों का HCF ले लो बहुत अच्छे तरीके से, ये भी एक तरीका है, या तो ऑप्शन पर नजर डालो। क्या 36 से 96 डिवाइड हो सकता है? बोले सर नहीं हो सकता है। क्या 48 से 96 डिवाइड होगा? सर 2 बार में हो जाएगा। क्या 48 से 144 डिवाइड होगा? सर 3 बार में हो जाएगा। और 24 से भी ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। 96 कट गया क्योंकि 96 144 को काटता नहीं है। अब बात यह आई कि सर बी और सी दो ऑप्शन हमको ऐसे मिले जो 96 और 144 दोनों को काटते हैं, लेकिन मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि आपको इस पर ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या आपकी बात कर रहा है। बोले सर बड़ी सी बड़ी, और बड़ी से बड़ी संख्या 24 और 48 में कौन सी है? बोले सर 48 है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कितना प्यारा क्वेश्चन है कि नहीं। और देखिए ये ग्रुप डी में 22 अक्टूबर 2018 को पूछा गया था। अगले सवाल को देख लेते हैं, ये रहा आपका अगला सवाल। बोलिए हाँ, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अगला आइए। कह रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी यहां पे भी बात कर रहा है। ठीक है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रख कर, बहुत ध्यान से सुनना, 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। केवल ये ध्यान से देखकर बताइए उत्तर क्या आएगा। एक थोड़ा सा समय मैं आपको देना चाहूंगा, प्लीज कोशिश करिएगा। ठीक है, शेष क्या क्या बच रहे हैं? बोले सर 2 बच रहा है और 3 शेष बच रहा है। वैसे ही सवाल जैसे इसके पहले वाला था, लेकिन एक बार प्रयास करिए सभी लोग, देखें किसका क्या आंसर आता है। फटाफट आंसर चाहिए। अगर किसी का कुछ आंसर ना आए तो वो बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके पहले वाला जैसे किया था, क्या था? बोले सर 258 जब था ना सर, तो हमारे पास शेष कितना बच रहा था? बोले सर हमारे पास शेष 2 था, तो 202 इसमें घटा देंगे, हमारे पास संख्या मिलेगी 256। बोलिए ठीक, ठीक, अच्छा जी। और सर जब 323 था ना सर, तो हमारे पास शेषफल बचा था 3, तो 3 इसमें घटा देंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी 320। अब दो संख्याएं आ गई अपने पास, 256 आ गया और 320 आ गया। बोले सर अब क्या करना है? बोले सर 256 और 320 का हमें क्या करना होगा? ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब इन दोनों का HCF लेना है ना, इन दोनों का क्या लेना है? HCF लेना है। और HCF कैसे निकलता है? तो बोले सर अगर अंतर ले लें तो काम बनेगा। बिल्कुल बनेगा। तो भाई मेरे 356 में से अगर आप 320 में से, सॉरी 320 में से अगर आप 256 को माइनस कर लोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो 64 का ही तो आएगा। यानी अगर आप 64 से 258 को डिवाइड करते तो 2 शेष बचता भाई, और यदि आप 64 से 323 को डिवाइड करते तो आपका रिमाइंडर बचता 3। यानी कि करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऊपर लिखा है बी से। ठीक है, तो 64 जो होगा वो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बोलिए ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को? अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, नाच गया है एकदम बेहतरीन ढंग से नाच चुका। देखिए और बताइए, आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सी संख्या ऐसी होगी दिए हुए ऑप्शन में जो कि किससे डिवाइड है? बोले सर जो कि डिवाइड हो रही है 6 से। और 6 से अगर डिवाइड होने का रूल होगा तो आपको पता है कि दो संख्याएं ऐसी जो कि 2 और 3 दोनों से, नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, और नहीं है यहाँ पे 2 या 3 से नहीं, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। और 2 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? कहता है इकाई में अगर कोई सम संख्या होगी तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास से खत्म हो गया कि इसमें इकाई में तो सम संख्या नहीं थी, तो ऑप्शन बी खत्म हो गया। अब बची सारी संख्याएं जो हैं उसमें इकाई में ऐसी संख्या है सम, इसके कारण 2 से डिवाइड हो जाएगा। भैया अभी हमारे पास एक हथियार और है जिसको ब्रह्मास्त्र कहा गया,
इस सवाल के लिए कि तीन से विभाजकता का नियम क्या होता है सर? तीन से विभाजकता का नियम ये कहता है कि अंकों का योग अगर तीन से विभाजित है, अंकों का योग अगर तीन से डिवाइड है तो संख्या भी तीन से विभाजित होगी। केवल यही तो देखना था। तो भाई ये तो हो रहा है, 8 7 15 3 18 2 20 1 21 हो रहा है। अब इसको देख लेते हैं, ये देखते हैं कि नहीं भाई ये नहीं होगा, तीन, इसके अंकों का योग तीन से डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन सी खत्म हो गया। अब देखो इसके अंकों का भी योग, ऑप्शन डी के अंकों का भी योग तीन से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब सही जवाब आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बोले क्लियर है क्या? ठीक है। ये देखिए अगला सवाल, बेहतरीन एकदम लल्लन टाप क्वेश्चन, लल्लन टाप, कैसे? लल्लन टाप। ठीक है, कह रहा है, सवाल पढ़िएगा, बहुत प्यारा और बहुत उम्दा सा सवाल है। और ये सवाल आप देख पा रहे होंगे कि सवाल ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट में 2018 में। ठीक है, ध्यान समझना है। कह रहा है एक संख्या है 987x54, ये एक संख्या दी है। कह रहा है यहां पर x की वैल्यू आपको बतानी है अगर ये पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित हो। यानी कि आप ऐसे समझो, एक संख्या आपके पास क्या है 987 और x54 आपसे कहा गया कि अगर ये संख्या जो है ना बाबू ये 6 से विभाजित होती है, तो जहां पर x है ना उसका मान चाहिए। तो अभी मैंने आपको 6 से विभाजकता का नियम बताया कि संख्या को 2 और 3 दोनों से विभाजित होना जरूरी है या नहीं है? बोले हाँ सर है, ये आपने बताया। तो अब यही बात मैं आगे लेके चलता हूं कि 2 से विभाजकता इसमें क्या होती है। अगर मैं 2 से विभाजकता की बात कर लेता हूं, डिविजिबिलिटी, तो यूनिट डिजिट एक इवन नंबर होना चाहिए, वो तो है। इसका मतलब 2 का काम खत्म। अब बचा 3। हमें यह देखना है कि 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो 3 से विभाजित होने का नियम, अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। तो अंक अगर हम जोड़े तो क्या आ जाएगा? 9 + 8 + x + 5 और प्लस में 4, यही तो होगा अंक। बोलो तो जोड़े जरा। एक 7 और है, 7 भी है, 7 भी लिख लिया। ठीक है, ये वाला 7 भूल गए थे। ठीक है, तो 9 8 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और 7 33, 26 और 7 कितना होता है? 7 6 13 33। बोलो हाँ या ना? पक्का? जोड़ने में तो कोई गड़बड़ नहीं है, देख लेते हैं। 5 4 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 9 33। ठीक है, तो इनका योग आया 33। अब 33 में ऐसा क्या जोड़ दें कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए? तो सर 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 33 में आप 0 जोड़ दो तो भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 0 ऑप्शन में नहीं है। तो अब अगला नंबर मजबूरी है कि इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 36 बनेगा और 36 ही 3 से विभाजित होगा। कितनी बार में? 12 बार में। तो सही जवाब क्या होगा कि x का जो मान आएगा वो मान क्या आएगा? 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। बोलिए क्लियर है सभी को? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल के जवाब के बाद उम्मीद है मजा आ रही होगी दंदनाते हुए। और ये रहा आपका अगला सवाल। बेहतरीन पूरी किताब एक झटके में कराऊंगा, मस्त एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ। उम्मीद करूंगा कि पेपर जब आएगा तो आपको समस्याएं नहीं होने वाली होंगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से डिवाइड हो जाए? कितना सरल सवाल। अच्छा, इसको मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूं। ऐसे समझाऊं? बोले सर कैसे? मैंने कहा बताओ कि 7 में ऐसा क्या घटाएं कि संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं 3 से 7 को विभाजित कर लूं तो जो शेष बचेगा वही हम घटा लेंगे। ऐसे ही तो करेंगे, एक घटा लेंगे, यही तो करना होता है। तो बस मेरे भाई यही काम इसमें भी करना है। बोले अच्छा सर। हमने कहा हाँ, देखिए जरा समझाता हूं आपको बताते हैं। देखिए तो भाई क्या करना है कि 29 से आपको किसको डिवाइड कर लेना है? 29 से आपको डिवाइड करना है किसको? 1265 को। और अगर मैं 1265 को 29 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास शेष जो बचेगा वही हमारा उत्तर होगा। कितनी बार जाएगा? 30 से 5 बार, 29 से 4 बार। 29 दूनी 58, 58 दूनी 116, यहां पर आ जाएगा 116। बचेगा 10, 5। 29 तिहाई कितना होता है? 29 तिहाई 87, 87 आ जाएगा भाई। तो 13 उधर बचेगा और 5 ये, यानी कि शेषफल क्या आ गया? 18। तो आप ये कह सकते हो कि भाई अगर आप 1265 में क्या संख्या घटा दें? 18 अगर घटा दें
तो 18 घटने के बाद जो संख्या बचेगी वो 29 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। आपसे पूछा था घटाने वाली संख्या, जो घटेगी वो संख्या क्या होगी, तो जवाब क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी 18 वो संख्या होगी। अगर हम घटा देंगे तो काम बन जाएगा अपना। बोलिए हाँ या ना, करेक्ट है, समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, कौन सी संख्या है जिसे 1184 में घटाया जाए तो प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, क्योंकि एक ऐसा ही सवाल अभी ठीक सवाल नंबर 8 मैंने आपको इससे पहले कराया है, और इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में देंगे। आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल और सीरियसली पढ़ने वाले छात्र हैं, अगर आप अपने आप को मानते हैं, और अगर आप अपने आप को इससे हटकर कुछ मानते हैं तो फिर बात ये अलग है। ठीक है दोस्त, कमेंट जरूर करिएगा, देखना है मुझे कितने लोग सीरियसली पढ़ना चाहते हो। अगला सवाल, हाँ चलो, कह रहा है कम से कम क्या जोड़ा जाए कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब बात आ गई जोड़ने की, क्या करें, अभी तक घटाने की बात चल रही थी, अब जोड़ने की बात आ गई। समझिएगा, कह रहा है 1739 एक संख्या दी है, इसमें कम से कम क्या जोड़ दें, हमें नहीं पता, हमने मान लिया x जोड़ दें, तब ये क्या हो जाए, 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। समझिएगा, अब एक बात तो कंफर्म होती है ना भाई कि 11 से विभाजकता का नियम सभी को पता होता है। क्या है 11 से विभाजकता का नियम, सभी को पता है ना, अभी पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा किया था। तो अगर देखें तो क्या ये जो संख्या है 1739 ये 11 से विभाजित हो रही, इसको देख ले, 9 7 16 और 3 और 1 4, या फिर इसका अंतर भी ले सकते हो। तो 9 7 16, 3 और 1 4, 16 और 4 का अंतर 12, मतलब अभी ये जो है किससे डिवाइड नहीं हो रही है। बोले सर अभी जो है ये 11 से 1739 विभाजित नहीं हो रहा है, क्या जोड़ दें इसमें कि ये विभाजित हो जाए? या तो भाग करना आता हो तो भाग करके कर लो, और अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा दिमाग चला लो। बोले सर कैसे दिमाग चला ले? मैंने कहा देखो, ये जो ऑप्शंस दिए हैं ये ऑप्शन इसीलिए दिए हैं ताकि आप इन पर थोड़ा सा विचार करो और सोचो कि इसमें से क्या कर सकते हो अभी जल्दी में। ठीक है, ये सारी चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी पेपर क्रैक होगा मेरे भाई। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कई बार बोल चुका हूं। सपोज करो ऑप्शन एक्स यहां पर होता 1, मान लो लिखते, तो ये बन जाता 1740। अब क्या 1740 मेरे भाई 1740 11 से विभाजित होता है? बोलो। बोले सर नहीं होता है। इसका मतलब हमारे पास से एक वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया दोस्त। अब हमने रख लिया 2, मान लो 1739 में 2 रख लेते तो ये 1741 हो जाता 7 और 1 8, 4 और 1 5, अंतर कितना मिलेगा 8 और 5 का। बोले सर 3, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। खत्म हो गया, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं ना सभी बच्चे? बोलिए हाँ या ना। अब सर 10 या 11 में एक को चेक कर लेते हैं, तो भाई 1739 में अगर मैं 11 जोड़ देता हूं तो ये बनेगा मेरे भाई 1750। चेक करो, 5 और 1 6, 7, 6 और 7, मतलब ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। क्या जोड़ दें? अगर 10 जोड़ दिया जाए तो काम अपना बन जाएगा। बोलो ठीक है। अब सर जी भाग वाले मेथड से इसको कैसे करेंगे वो भी हम आपको समझा देते हैं, सेकंड मेथड, वो भी देख लीजिए। आपने कहा था ना कि भाग वाले मेथड से हो जाएगा, तो वो भी मैं बता दे रहा हूं, वो भी कैसे होगा। भाई आपको 11 से 1739 को विभाजित करना, और बताइए शेषफल क्या आएगा। बोले सर 11 एक कम 11 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, 3 हो जाएगा, 11 पचे में 55 आ जाएगा, 8 बचेगा, और सर यहाँ पर हुआ 89, तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। तो सर हमारे पास रिमाइंडर बचा 1। अब समझिएगा, जिससे आपने भाग दिया यानी 11, और जो शेष बचा यानी 1, इन दोनों का अंतर ही आपका आंसर होता है। तो आंसर ऐसे भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। क्लियर है? तो ये दूसरा मेथड था जो आपकी वो सीखने की जरूरत थी, अगर आप चाहो तो। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब 4 6 5 और 4 थोड़ा सा अलग सवाल हुआ है, और आप ये भी देख रहेंगे ये सवाल किस में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन को हराइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरे साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कह रहा है कि 1456 दिया हुआ, ध्यान से सुनो, 1456 दिया है, इसमें वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि ये किससे 6 5 और 4 से विभाजित हो जाए। तो भाई अगर 6 5 और 4 से डिवाइड होनी ही है, समझो होना ही है, तो इनको अलग अलग क्यों विभाजित करें? भाई हम 6 5 और 4 का एलसीएम लेके उससे डिवाइड कर दें। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 6 और 4 का एलसीएम 12, 12 और 5 का एलसीएम अगर देखा जाए तो 60 आ जाएगा, यानी हम 60 से विभाजित करके देख लेते हैं।
और पता कर लेते हैं क्या आंसर आएगा। तो भाई मैंने 60 से इसको क्या कर लिया, विभाजन, यानी कि 1456 को 60 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। 60 दूनी 120 आ जाएगा मेरे भाई, यहां पे बचेगा 25 और ये होगा 6, 4 बार जाएगा 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा तो 16 बचेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर अभी आपको याद हो, कि जिससे आपने भाग दिया है यानी 60 और जो आपका शेष आया यानी 16, इन दोनों का अंतर ले लीजिए तो आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 44 जो होगा वो इस सवाल का सही जवाब होगा। बोलो हाँ है ना, क्लियर है, बोलिए हाँ है ना, अरे बोलो सभी का, कोई समस्या तो नहीं किसी को। अगला सवाल देखिए, बेहतरीन अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं और उम्मीद करते हैं आपको, अरे वाह भाई साहब क्या सवाल आया है, जल्दी से बताओ। शेषफल पर आधारित सवाल, एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, उम्मीद करते हैं सब लोग बताओगे, जल्दी जवाब दोगे कि इसमें शेषफल क्या आएगा। फटाफट से जवाब दो सभी लोग। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 की पावर 10 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा। कहने का मतलब इसका अगर सवाल ऐसे लिखा जाए कि 3 की घात अगर 10 हो और उसको 7 से विभाजित करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पर जो शेषफल आएगा वो शेषफल क्या आएगा, ये पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या करना होगा सर जी, जिस संख्या से हमें विभाजित करना हो रहा है, मतलब ये जो संख्या है 7, ये सर एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी कि एक अभाज्य संख्या है। और सर जब हम किसी अभाज्य संख्या से विभाजित करके शेष निकालने की बात करते हैं तो सर हमारे पास सबसे अच्छा मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं टोशेंट मेथड। टोशेंट मेथड और टोशेंट, ये सब चीजें आपको इसी में सीखने को मिलेंगी। बाकी देख लो इसी सवाल को कौन कैसे बताता है, लिखेगा 10 बार कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और फिर उसके बाद आपको करना बताएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी अभाज्य संख्या का जो टोशेंट होता है वो हमेशा उससे 1 कम होता है, यानी इस बात का टोशेंट कितना होगा, बोले सर 6 होगा। इतना करने के बाद जो आपके पास संख्या प्राप्त हुई है उसी संख्या से केवल आप घात को विभाजन कर लीजिए, 6 कम 6, क्या बचा शेष, बोले सर 4 शेष बचा। तो जो 4 शेष बचा यही आपका उत्तर है, यानी कि शेषफल भी क्या आएगा, 4। एक बार फिर से समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है कि देखना अगर जिस संख्या से विभाजन किया जाना है वो एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो देखा आपने अभाज्य संख्या है, आपके दिमाग में तुरंत ये बात कौंधी और ऐसी कौंधी कि ये कभी भूलोगे नहीं कि टोशेंट मेथड लगाना, और किसी भी अभाज्य संख्या का जो टोशेंट होता है उससे 1 कम होता है। तो 7 में से 1 कम किया, 6 आ गया। अब क्या करना है मेरे दोस्त, उसी 6 से जो आया है उसी से जो पहला सवाल था उसकी घात को विभाजन करके शेष निकाल लेना है। बस विभाजन किया, शेष कितना आया, 4, और यही आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूं कि बात एकदम दिमाग में घुस गई होगी, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं। अगला सवाल, सवाल नंबर 13 कह रहा है 10वीं संख्या क्या होगी। ये जो एक श्रृंखला दे रखा है 12, 19, 26, 33 में 10वीं संख्या आपसे पूछ रहा हूं, उम्मीद करता हूं बताओगे जल्दी होगी। ठीक है, चलिए। तो भाई सिंपल सी बात है कि हमें ये दिखा कि सर जी 12 से 7 हुआ प्लस में तो 19 मिला, सर 19 से 26 हुआ प्लस 7 तो 26 मिला, सर इसमें भी 7 जोड़ा तो 33 मिला। यानी एक पद से जब हम अगले पद में जा रहे हैं तो जो अंतर मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है। और जब ऐसा होता है तो कहा जाता है कि ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समांतर श्रेणी है। और जब ये पता चल जाए कि समांतर श्रेणी है और उसमें ये भी पता चल गया कि n का मान 10 है, हमें 10वीं संख्या निकालनी है, तो कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है बताएंगे। सर जी हमें चाहिए 10वां पद, यानी कि a, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे भाई a यहां क्या है, पहला पद, बोले सर 12 है, ठीक है। n का मतलब 10, 10 में से 1 गया 9, और जो अंतर है सार्वंतर वो चल रहा है 7 का। तो 12 और 9 सत्ते 63, तो जब 63 में आप 12 जोड़ेंगे तो आपका जवाब मेरे ख्याल से 75 की ओर बढ़ने लगेगा, और ऑप्शन बी आप कह दोगे सर जी सही जवाब हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या, बोलिए डाउट तो नहीं क्या किसी को, बोलिए फटाक से, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। उम्मीद तो करते हैं नहीं होगी। और टाइप 2 का सवाल है, इससे पहले 12 सवाल टाइप 1 के हुए थे, ठीक है। आपको ये सवाल किताबों में मिल जाएंगे, जो मैंने किताब का फोटो लगा रखा है। अगला सवाल बेहतरीन, चलो बताओ
बताओ बताओ बताओ, सबसे पहले कौन सी संख्या रखी गई होगी? पढ़िए सवाल। यदि कुछ परिमेय संख्याएं दी हैं, जैसे 4/-9, दूसरी संख्या है -7/18, तीसरी है भिन्न 5/-6 और -2/3 को आरोही क्रम में रखा जाए, घटते से बढ़ते क्रम में, तो इनमें कौन सी संख्या सबसे पहले, यानी कि सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? सबसे छोटी संख्या का जवाब पूछ रहा है, बताना है आपको सबसे छोटी संख्या क्या। बेइज्जती नहीं होनी चाहिए सवाल में, उम्मीद कर रहे हैं ऐसी। ठीक है, फटाफट बताओ सबसे छोटी संख्या क्या होगी। बोले सर तकलीफ ही नहीं कोई। मैंने कहा ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से समझना मेरे भाई। सब में माइनस लगा है, सब सारी की सारी फ्रैक्शन में माइनस लगा है, और अगर माइनस लगेगा तो जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटी कहलाएगी। चेक क्या करना है, कैसे चेक करोगे? ये जो लिखा है ना, इसको माइनस का 4/9 भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। और अगर नहीं लिखना चाहते हो, एज इट इज लिखना चाहते हो तो लिख लो 4/-9, और दूसरा क्या था -7/18। इन दोनों में चेक करना है सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखो क्या करते हैं, इन दोनों में बड़ा चेक करो, मल्टीप्लाई वो भी क्रॉस, नीचे से ऊपर की तरफ। 18 चौको 72 प्लस का, और 9 सत्ते 63 प्लस का। अब मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछता हूं, बड़ा कौन है इसमें, 72 या 63? तो आप कहोगे सर 72 बड़ा है, यानी कि इन दोनों में हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया सर जी, ये वाली संख्या जो, ये वाली भिन्न जो है ना, ये बड़ी आ रही, तो इसको लेना है, इसका काम तो खत्म हो गया। अब तुलना इसकी किससे होगी, यानी कि 4/-9 की तुलना अगली वाली भिन्न से कर लीजिए, 5/-6 से। तो भाई माइनस का 6 गुणे 4 तो माइनस का 24, और माइनस का 9 गुणे 5 तो माइनस का 45। बताइए इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा? बोले सर माइनस का 5/6 जो है वो बड़ा आ रहा है। तो अब इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि जो माइनस में बड़ा होगा वो छोटा कहलाएगा, सबसे छोटी संख्या चाहिए थी। तो अब हमारे पास ये लेके आगे बढ़ने की बारी आ गई। तो अब हम इसको लेते हैं 5/-6, और आखिरी में क्या है, बोले सर -2/3, इनको चेक करना है। तो भाई 5×3 15 प्लस का हो जाएगा, और 6×2 12 प्लस का हो जाएगा। कौन बड़ा हो गया? बोले सर ये बड़ा हो गया। ये बड़ा हो गया तो मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी आ जाएगी? सही जवाब सर, सबसे छोटी भिन्न जो होगी वो होगी 5/-6, यानी सबसे पहले इसी को रखा जाएगा। सबसे पहले आने वाली जो परिमेय संख्या होगी वो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना, बहुत सरल सवाल लेकिन बहुत उम्दा सवाल। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल नंबर 15, देखिए ध्यान से। कह रहा है एक श्रृंखला दी है 7, 14, 21, 28 में, कह रहा है कितने पदों को देखें कि उनका योग जो होगा 952 आ जाएगा। अरे बहुत बढ़िया सवाल, समांतर श्रेणी से। कैसे सर, ये कैसे जाना आपने कि ये समांतर श्रेणी? भैया मेरे बहुत सिंपल सी बात है कि सार्व अंतर जो है हर बार हमें 7 का ही दिखाई दे रहा है, 7 7 7, और इन सभी का जो योग है ना वो आपको 952 दिया। तो इसके योग का फॉर्मूला क्या होता है? SN इज इक्वल टू, बताएगा कोई? क्या होगा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई d। अब SN आपको दिया है 952, बहुत ध्यान से समझिएगा। n कितना है नहीं पता, यही तो हमें निकालना है, n का ही तो मान निकालना है। 2a, का मतलब पहला पद है 7, 7 दूनी 14, n का मान ही हमको चाहिए था, तो n-1, और d कितना चल रहा है? बोले सर सार्वंतर तो 7 का चल रहा है, तो यहां पर 7 और। क्या इतनी बात तक किसी को कोई समस्या हुई? बोले सर इतने में क्या समस्या होगी, तो बिल्कुल सरल सी बात है, बहुत अच्छे। दुगना करिए, 9 दूनी 1800 और 104 1904 ये हो गया। इसका गुणा किया और कुछ नहीं किया, घबराना नहीं। n इधर आया 14 प्लस इसका गुणा करिए तो यहां पे बनेगा 7n और माइनस में 7 बनेगा। बोले हाँ सर बन जाएगा, ठीक है। आगे की ओर रुझान करके जब हम लोग बढ़ेंगे तो हमें क्या मिले? बोले सर 1904 बराबर में n, और यहां पे क्या मिला? बोले सर 7n तो हो गई, और 14 में से 7 जाएंगे तो प्लस का 7 और बचेगा। मैंने कहा ओके ठीक है, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब अगर मैं देखूं तो 7 कॉमन ले सकता हूं, और 7 कॉमन लेके मैं इसको भाग दे सकता हूं, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14। अब हमारे पास बचेगा क्या? n तो बाहर था ही, यहां से 7 कॉमन ले लिया, n हो गया, यहां पर +1 हो गया। अब आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका या तो आप द्विघात बनाओ या तो इसको ढूंढ लो। बड़ा सिंपल सी बात है। इकाई में आना चाहिए कितना? अगर आप
इसको ध्यान से देख के चलो तो n का मान अगर आप 18 लो और एक गुणा आगे बढ़ाकर करो 19, तो 18 गुणे 19 272 होगा कि नहीं होगा? बोलिए हाँ या ना। बोले सर होना तो चाहिए। मैंने होना नहीं चाहिए, जल्दी बताओ। 180 प्लस 18 नौइया 162 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो n का मान क्या आ जाएगा? अगर आप देखोगे तो n का मान भाई साहब कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो फटाफट। बोले सर ये तो ज्यादा हो जाएगा। अगर ये ज्यादा होगा तो 16 और 17 को लेकर चल सकते हो भाई। 18 गुणे 19 272 से ज्यादा हो गया। 16 17 7 6 42 इकाई में 2 मिलेगा, ठीक है। 160 और 16 सत्ते 112, 160 और 112 कितना होता है? 272। हाँ ये 272 होता है। इसका मतलब n बराबर कितना है? 16 और n प्लस 1 का मान कितना है? 17। तो n का फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी? n की फाइनल वैल्यू आ जाएगी सर जी 16। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। एक रत्ती का कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो पूछ सकता है, दोबारा से कमेंट जरूर करना। अगले सवाल की ओर बढ़ जाएं। आपकी मुझे सहमति है, मौन स्वीकृति मुझे पता है आप दे रहे हो कि सर जी अगले सवाल पर बढ़ जाओ। धन्यवाद। अगला सवाल, चलिए देखिए, दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहला अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 ज्यादा हो। कितना बढ़िया और कितना सरल सा सवाल है। और ये देखिए एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। पहली चीज, संख्याएं क्रमानुगत होनी चाहिए, यानी क्रमशः होनी चाहिए, लगातार संख्याएं होनी चाहिए। अब देखो सारे के सारे ऑप्शन में संख्याएं सारी 5 6 है, 6 7 है, 7 8 है, 9 10 है, सारी की सारी संख्याएं लगातार है। कह रहा पहले अंक का 3 गुना, मैं पहला ऑप्शन लूं तो पहले अंक का 3 गुना 15 होगा और दूसरे अंक के 2 गुने को अगर मैं कहूं तो ये 12 होगा। क्या 15 12 से 5 ज्यादा है? बोले सर बिल्कुल नहीं है, तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरे ऑप्शन में पहले अंक का 3 गुना 18 और दूसरे अंक का 2 गुना भाई 14, इन दोनों का अंतर 5 है। बोले सर ये भी खत्म हो गया। 7 का 3 गुना 21 होता है और 8 का 2 गुना 16 होता है। क्या ये अंतर 5 का है? बोले सर है, मतलब ऑप्शन सी आंसर। डी को चेक करने की जरूरत नहीं, सवाल खत्म हो चुका है। आंखों ही आंखों में ये इशारा हो गया कि अब ये सवाल पराया हो गया। हालांकि राइमिंग नहीं मिली लेकिन सवाल हुआ, ठीक है, एक तो फायदा हुआ ही। अगला सवाल, ओफो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है इस श्रृंखला का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये चेक करना जरूरी है कि श्रृंखला है कौन सी। समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी है, या इन श्रेणियों के अलावा भी कोई और श्रेणी है रीजनिंग वाली, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस जानकारी को देख लेते हैं। देखा कि 6 और 5 11 हो गया, 11 और 5 16 हो गया, 16 और 5 21 हो गया, यानी जो अंतर आ रहा है, जो डी है, वो 5 5 के अंतर पर चल रहा है। और ऐसे ही ये कहां तक जा रहा है? बोले सर 71 तक जा रहा है। इसका मतलब इस पूरी श्रृंखला में अगर मैं बात करूं कि 6 से लेकर 71 तक कुल पदों की संख्या क्या होगी, तो अंतर अगर 5 5 का है तो हमें 71 से ज्यादा नहीं जाना है। मतलब 5 के अंतर से हमें चलना है और 71 से ज्यादा नहीं जाना है। तो इसमें हम किसका गुणा कर दें? बोले सर 14 का। तो n का मान आ जाएगा 14। बहुत बढ़िया, क्या बात है अनुराग दीक्षित, तुमने क्या काम किया है। ठीक है, तो एक बात और क्लियर हो गई कि यहां पर इस श्रृंखला में n की वैल्यू आपको पता चल गई ना कि n का मान क्या आ जाएगा। बोले सर 14। कैसे? मैंने बताया अभी, ठीक। अब योग निकालना रह गया है। क्या योग अब भी नहीं निकलेगा? बोले सर निकलेगा। मैंने कैसे निकलेगा? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला पद और आखिरी पद ज्ञात हो और ये भी पता हो कि n कितना है तो सर बड़ा सरल हो जाता है। मैंने कहा बताओगे कैसे सरल हो जाता है? बोले सर बता देंगे। हमने बता दो फिर। सर ऐसी स्थिति में एस एन बराबर लिखते हैं n/2 और पहला पद प्लस आखिरी पद। तो n का मान है 14 सर, और 14/2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। और सर पहला पद है 6 और आखिरी पद है सर जी 71। तो ये हो जाएगा सर 77। और 77 में अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो 7 7 49, हासिल लगेंगे 4, 7 7 49 और 4 कितना होता है? 53। तो हमारा सर जी जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ भाग जाएगा, 539। क्या बोलते हो? सही है? सहमति है आपकी? यस और नो? हाउस द जोश? अरे जोश भरो अपने आप में। आंसर तो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कह रहा 11 17 23 एक समांतर श्रेणी में तो 12वां पद ज्ञाताना। अरे वाह भाई वाह,
इससे सरल सवाल नहीं हो सकता पूरी दुनिया में। बता दो फटाक से। अंतर दिख रहा है, 6 6 6 6 के अंतर पर चल रहे हैं, और ये अगर पहला पद माना जाए, ये दूसरा, ये तीसरा, तो आपको ऐसे ही 12वां पद बताना है कि 12वां पद क्या आएगा। और जबकि अंतर जो है, सर्वांतर, वो मेरे भाई 6 है, और n जो है वो 12वां पद आपको बता देना है, बताना है फटाक से, जल्दी बता दो। अगर फॉर्मूला याद है तो भी अच्छी बात है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो भी अच्छी बात है। बोलो, कहीं ये 77 की ओर तो नहीं जा रहा? बोले सर हो सकता है, आप कह रहे हैं। तो अगर मुझे 12वां पद निकालना भाई, a प्लस n-1 का मतलब 12 में से 1 जाएंगे तो 11 इंटू डी का मतलब ये हो जाएगा। तो जल्दी से देखना है, 66 प्लस 11, ये तो बन गया 77। और क्या मैंने पहले भी 77 कहा था? देख सकते हैं ये सवाल सब कहाँ पर आए हुए हैं। इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि जो चीजें आपको चाहिए वो कहाँ पे मिल सकती हैं, और कौन दे सकता है, और किस प्रकार दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगले सवाल पर जा रहा हूं। अरे वाह, चलिए, बहुत सुंदर सवाल है। हालांकि टेक्निकल सवाल है, अगर इसमें ऑप्शन ना होता तो ये सवाल बहुत प्यारा हो जाते, लेकिन ऑप्शन है तो खैर कोई बात नहीं। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, किन बार विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है? किन बार नहीं होगा, यहां पर होना चाहिए किन 4 विषम। विषम का मतलब ऑड और अभाज्य का मतलब प्राइम। 4 ऑप्शन जो दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में प्रत्येक ऑप्शन में 4-4 संख्याएं दी हैं। आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि चारों संख्याएं विषम हो और अभाज्य हो और उनका योग भाई साहब 34 हो। सिंपल सी बात पूछ दिया। क्या पहला ऑप्शन ऐसा है? बोले सर पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या दूसरा ऑप्शन ऐसा है? बोले सर दूसरा भी ना हो। क्या तीसरा ऐसा है? 13, 11, 24, 24 और 8, सर ये भी ना है। तो सर चौथा ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखिए 13, 11, 24 और 7, 3, 10, 24 और 10, 34, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो यस और नो। जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ शाबाश, ये देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछ दिया गया भाई साहब। इस वक्त नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि NTPC में, ठीक है, RRB में 2016 का सवाल है। जरा पढ़ लो, फटाक से बता दो। कह रहा है 1 से 100 तक की अगर गिनती लिखते हो तुम, आता है गिनती है ये, गिनती, गिनती नहीं है, गिनती है। ठीक है, अगर आपको 1 से 100 तक की गिनती आती है और आपसे कहा गया लिख दो, तो उस गिनती में 2 अंक जो है, यानी अंक 2 जो है, जो डिजिट 2 है, वो दहाई पर यानी कि 10th प्लेस पर कितनी बार आएगा ये बताना है। दहाई पर, ध्यान देना, दहाई की बात कर रहा है, इकाई पे नहीं, दहाई की बात कर रहा है। सर जी दहाई पे अगर आने वाली बात है तो हमें संख्या ऐसी लेनी पड़ेगी जो कि 2 अंकों की हो। और 2 अंकों की सर संख्याओं की अगर हम बात करें जिसमें 2 दाही पे आता है, तो सर उसकी शुरुआत तो 20 से होती है और सर ये 29 तक जाता है, इसी में होता है सर दाही पर 2। इसके अलावा 10th प्लेस पर 2 नहीं होता है सर कहीं पे। तो भाई एक संख्या मिल गई 20, दूसरी मिल गई 21, तीसरी मिल गई 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब आपको सिर्फ ये मेरे भाई बताना है कि कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं। क्या आप काउंटिंग कर पाएंगे? बोले सर लिख सकता हूं मैं। अच्छा, इसके बाद भी थोड़ा सा आपको दिमाग देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या इन 10 संख्याओं के अलावा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्या इन 10 संख्याओं के अलावा भी कोई ऐसी संख्या है 1 से 100 के बीच में जिसमें दाही के स्थान पर 2 आता हो? बोले सर नहीं हो सकती। तो सही जवाब क्या हो जाएगा सर? अगर इतनी देर नहीं लगानी है तो सर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए कि सर 10 आंसर है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, कोई माई गलाल गलत नहीं कर सकता। ये हो गया आंसर आपका, बताइए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े जाते हैं। और ये लीजिए आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा समय इसमें आप देखिए, आराम से पढ़िए और फिर बताइए कि इस सवाल का सही जवाब क्या होने वाला है। और सभी बच्चों से निवेदन है कि PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल मैथ बाय अनुराग दीक्षित, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज, नंबर सिस्टम को भरपूर डिटेल में पढ़ने के लिए, भरपूर डिटेल में
मैंने लगभग उसकी 15 से 18 क्लासेस हैं जो कि एक प्रत्येक टॉपिक पे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डाल दूंगा, मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल का उत्तर दें मैं चाहूंगा आप सभी से। चलिए फटाक से आंसर, जबरदस्त तरीके से इस सवाल का उत्तर चाहिए मुझे। ठीक है, वो लगातार बोलने के बाद सांस कैसे फूलती है आपको अंदाजा नहीं होगा इस बात का, मुझे है। कहता है एक अभाज्य संख्या है, उस अभाज्य संख्या में क्या होना चाहिए, यहां पर पूछ रहा है, इसीलिए यहां पर उसने दे दिया है रिक्त स्थान भरिए, जैसे हम लोग बचपन में रिक्त स्थान भरते थे। अभाज्य संख्या की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, दो से ज्यादा भाजक होते हैं? नहीं भाई। जैसे मैं आपको एक बता देता हूं कि मान लीजिए ये अभाज्य संख्या है एक 7, ये एक प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। इट कैन बी डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ ओनली, यानी कि अगर 7 को हमें विभाजित करना है तो या तो 1 से विभाजित होगा या खुद 7 से डिवाइड होगा, इसके अलावा इससे किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये बात कहना कि 2 से ज्यादा भाजक हो सकते हैं, केवल 2 ही भाजक हो सकते हैं, गलत हो जाएगा। कह रहा खुद, केवल खुद और 1 से विभाजित होगी, बिल्कुल सही जवाब है, यही सही आंसर है। आगे को चेक करना नहीं, 4 में से 1 ही सही होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल। पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? क्या गजब क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना किन चीजों को। सबसे पहले तो ये कि पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याएं, पहली 200 संख्याएं होनी चाहिए जो कि विषम भी होनी चाहिए और प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर और ऑड नंबर होने चाहिए। उनमें कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं पहली 200 नेचुरल नंबर की बात करता हूं, यानी 1 से लेकर 200 तक अगर सभी प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे, तो 1 से लेकर अगर 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं की बात करी तो यहां पे कुल संख्याएं होंगी 200। अब इन 200 संख्याओं में आपको वो संख्याएं ढूंढनी है जो भैया विषम भी हो और अभाज्य भी हो, विषम भी हो और अभाज्य भी हो, जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो। ठीक, इसका ध्यान रखना है। तो या तो एक तरीका इसका है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए, या दूसरा तरीका सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि आपको संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। और शुरुआत कहां से होगी? 3 से। बोले सर 3 से नहीं, 2 से होगी। मैंने कहा नहीं साहब 3 से होगी। बोले क्यों? क्योंकि भाई एक शब्द दे दिया है विषम। या तो आप लिख लो या तो आप डायरेक्ट आंसर याद कर लो कि अगर 1 से लेकर 200 तक में कुल अभाज्य संख्याएं पूछी जाएंगी तो कुल अभाज्य संख्याएं होंगी 46। लेकिन अगर पूछ दी जाए विषम अभाज्य संख्याएं तो विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी 45, क्योंकि 2 जो होता है ये केवल ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली, बहुत ध्यान से लिख लो इसको भाई, केवल और केवल एकमात्र भाज्य, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। कैसी है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। कौन सी? 2, केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी कि इवन प्राइम नंबर है 2। क्या बोला मैंने? रिपीट कर देता हूं कि अगर 1 से 200 तक कुल टोटल प्राइम नंबर पूछे जाए, अभाज्य संख्याएं पूछी जाए तो संख्या होगी 46, और अगर विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी जाए तो संख्या होगी 45। याद कर लीजिए, नहीं तो लिखना पड़ेगा जिसमें टाइम जाएगा भाई साहब। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से, आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जोड़े विच पेयर इज को प्राइम? आपसे पूछ रहा है कौन से जोड़े से अभाज्य होंगे, ये आपको बताना है। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं कि मान लीजिए एक जोड़ा है अपने पास x और y का, अगर ये जोड़ा आपस में को प्राइम जोड़ा है यानी कि सह अभाज्य है, तो सुन लीजिए इसकी गुण जो होंगे, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी। अगर ये सह अभाज्य कहता है अपने आप को, तो इसका मतलब x और y का HCF, x और y का महत्तम समापवर्तक वो 1 होना चाहिए। दिस इज द मैंडेटरी, दिस इज, ये सबसे ज्यादा जरूरी है सह
जोड़ों के सह अभाज्य होने के लिए, बोलो ठीक है। तो भैया 348 296, इसमें तो 2 भी कॉमन आ जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। 3 2 5 1 6, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, हमें कॉमन चाहिए, HCF चाहिए सिर्फ 1, और अगर इसके अलावा कुछ कॉमन या HCF इसके 1 के अलावा कुछ आता है तो वो को प्राइम नहीं होते हैं, वो सह अभाज्य नहीं होते। नोट कर लेना, लिख लेना दिमाग में कहीं भी, ठीक है। तो भैया ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, बोलो यस और नो। और भाई साहब अगर बात करें, ये इकाई में 5 दिख रहा है, इकाई में 0 दिख रहा है, मतलब 5 से दोनों कटेंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल नंबर 23 का सही जवाब होगा, यानी कि 59 और 97 ही यही आपस में को प्राइम होंगे, क्योंकि इनमें कॉमन सिर्फ क्या मिलने वाला है आपको, जो इसमें कॉमन मिलेगा वो आपको सिर्फ 1 मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बोलो हाँ। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल, सवाल नंबर 24 है, कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है, आपको यह बताना है इसमें से कौन सी संख्या कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं पूछ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, अगर भाज्य पूछा है तो आप ये ढूंढिए कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य नहीं होगी वो भाज्य होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब वो संख्या जो होगी वो एक और खुद के अलावा किसी ना किसी से कट जा रही होगी। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, 2 से ज्यादा गुणनखंड, यानी कि फैक्टर भी कह सकते हैं आप, आपकी इच्छा पर निर्भर है। 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक, तो अब आपको वो ढूंढना है। अब जैसे 719 दिया है भाई साहब, अगर मैं पूछूं 9 7 16 और 1 17, क्या ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है, तो ऐसे तो पता लगाना मुश्किल होगा। भाज्य होने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो संख्या अभाज्य ना हो, बोलो वो संख्या अभाज्य ना हो, तो जो संख्या अभाज्य नहीं होगी वही तो भाज्य होगी। मतलब नॉट प्राइम आपको ढूंढना है। ऐसे सवालों के लिए हमेशा याद रखिएगा, आप इसमें कंपोजिट मत ढूंढना, आप इसमें ढूंढना कि जो संख्या अभाज्य ना हो, जो संख्या अभाज्य ना हो। और कैसे ढूंढते हैं किसी भी संख्या को, अभाज्य या भाज्य जानकारी कैसे देते हैं, तो मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूं, बहुत प्यारा सा, समझिएगा। जैसे एक संख्या को देखना है, मान लीजिए ऑप्शन है पहला 719, इसको देखना है ये अभाज्य है या नहीं है। तो मुझे एक ऐसी संख्या आपको बतानी होगी जिसका वर्ग 719 के आसपास पहुंचता हो, यह आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि 27 का वर्ग अगर मैं देखूं, या 26 का वर्ग 676 होता है और 27 का वर्ग कितना होता है 729। तो अगर मैं देखूं कि 27 का वर्ग जो है, जो कि 729 होता है, राइट है कि नहीं है, पहले बता दीजिएगा। इससे कुछ बड़ा है, ठीक है, इससे छोटे तक रहना है। जैसे मान लीजिए नहीं भी होगा छोटा, कोई दिक्कत नहीं, आसपास रहो बस। ठीक है, अब 27 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिखना पड़ेगा आपको। 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, इसके बाद 11 होती है, फिर 13 होती है, फिर 17 होती है, फिर उसके बाद 19 होती है, फिर 23 होती है, और 23 के बाद 29 होती है, जिस तक जाना नहीं। क्या ये संख्या जो 719 है, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होती? नहीं होती। क्या ये संख्या 3 से होगी? नहीं होगी। 5 से होगी? नहीं होगी। 7 से होगी? बिल्कुल नहीं होगी। 11 से नहीं होगी। 13 से, 13 बचे 65, 6 बचेगा, नहीं होगी। 17 से, 17 तय 51, 17 चौको 68, नहीं हो सकती। 19 से, 19 तय 19 चौको 6, 19 तय 57, 57 और 24 249, 57 और 14, 57 10 67 4 71, 14 149, नहीं होगी। और 23 तय 69, 2 बचेगा, 23 से भी नहीं होगी। मतलब ये किसी से नहीं हो रही, तो आप ये कह सकते हो कि ये प्योर प्राइम नंबर है, कि ये बिल्कुल अभाज्य संख्या, ये भाज्य नहीं है। ठीक है, ये भाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन अपने पास नहीं होगा। इसी तरीके आपको 709 को चेक करना है, इसी तरीके 729 को चेक करना है। भाई अभाज्य ना होने का भाज्य है। अब आपको ये दिख रहा है ना 729 किसका वर्ग होता है? बोले सर 27 का। मतलब ये आपको पता चल गया कि ये संख्या जो है ये भाज्य है, क्योंकि ये 27 से कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी। सिंपल सी बात है। तो यहां पर 2 सवाल मैंने आपको बता दिए, क्या क्या। एक, किस तरीके से आप अभाज्य संख्या निकालते हो, इसका भी हालांकि आपको आता होगा, आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, और जो सवाल दिया था सवाल नंबर 24, उसका भी उत्तर आ गया। ठीक है, क्या बढ़िया, एक तीर से 2 निशाने लगाएं सर जी, मजा आ गई, दंदना गया। और जिसको ये थोड़ी सी डाउट लगा वो प्लीज एक बार जरूर
दोबारा से देखना अगला सवाल। वाह भाई वाह, कहला पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं अभाज्य हैं, यानी कि हाउ मैनी प्राइम नंबर इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं। इसके देखो ये दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि आप पूरी 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को लिखो और लिखने के बाद उनकी गिनती कर लो, पहला तरीका। और सेकंड मेथड है कि डायरेक्ट इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि डायरेक्ट इसका आंसर आपको याद होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, याद कर लो, चाहो तो लिख लो। 1 से 100 तक यानी कि पहली 100 अभाज्य संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। पहली 100 नेचुरल नंबर्स में, प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25। और अगली 100 में, यानी कि अगर मैं 101 से लेकर 200 तक की बात कर देता तो इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी, आपका जवाब होगा था सर 21, क्योंकि 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं होती। बोलो हाँ। तो इस सवाल में जो पूछा गया था कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो जवाब क्या होगा सर जी 25, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक। चलिए, तो ये हो गए आज के 25 सवाल। उम्मीद करते हैं कि इन 25 सवालों में आपको बहुत मजा आया होगा। और इन सभी की जो पीडीएफ है ना भाई, मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ, प्रिंटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिल जाएगा। और मेरा कहना सभी से ये है, उन बच्चों से, कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको चैनल प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। आपको पूरी किताब कराऊंगा, ये मेरा आप सभी से सिर्फ एक छोटा सा निवेदन है कि बस आप क्लासेस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे अपने समय पर। आज इंटरनेट की वजह से जो क्लास आपको रिकॉर्डेड मिले उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।